अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन रहा हूँ हुकूमत फंस गई है मुसीबत में। आज का आखिरी दिन और कल के बाद होगी धमाचौकड़ी धमाधम मस्त कलंदर और हुकूमत हालात को काबू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक ये मामला है और मामला बड़ा संगीन है और पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा मामला है और बल्कि पूरे साल का सबसे बड़ा इशू है जो हुकूमत के गले पड़ चुका हुआ है। और फवाद चौधरी साहब की हुई है वापसी, और वापसी किधर हुई है फवाद चौधरी साहब की, किस तरह वापसी हुई है और क्या फवाद चौधरी साहब को कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और एक जज के मामले पर इदारों में तनाव, अदालत खुलकर सामने आ गई है अपने जज के दिफा में। इदारे ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का भी एक हिस्सा यानी एक हाई कोर्ट और रियासत के इदारे आमने सामने आ गए हुए। रियासती इदारों ने लिख कर दे दिया था कि जनाब ये वाले जज साहबान जो है ना वो हमारे मुकदमा ना सुने, और फिर उन जज साहबान के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई और उनमें से एक जज तो ख़ास तौर पर टारगेट बने, बिल्कुल उसी तरह टारगेट बनते हुए नज़र आए जिस तरह माजी में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को निशाना बनाया जा रहा था उनके माजी को लेकर। तो इन मामलों पर बात होगी और आगाज़ मेरा ख़्याल है कि बराह रास्त अपने फवाद चौधरी साहब से कर लेते हैं। फवाद चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के एक अनोखे किरदार हैं और कोई ऐसी बड़ी पार्टी सिवाय मुस्लिम लीग नून के नहीं जिसमें वो शामिल नहीं थे। पहले पीपल्स पार्टी में थे, परवेज़ मुशर्रफ के साथ चले गए, फिर वापस पीपल्स पार्टी में आ गए, फिर पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई में चले गए। पीटीआई पर मुश्किल वक्त आया तो कुछ फवाद चौधरी के दोस्त और कुछ मेरे दोस्त, वो करीबी दोस्त, उनके मुताबिक फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी में वापस आएँ, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी राह की रुकावट बन गए थे और कुछ पीपल्स पार्टी में कुछ और लोग जो फवाद चौधरी के बहुत करीबी भी थे उन्होंने भी कहा कि नहीं अब बस हो गया यार, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इतनी हद तक आगे जाएं, यानी साबका लीडरशिप के ख़िलाफ़, और फिर आप फिर अचानक तब्दील होकर कहें कि जी मैं वापस आऊँ। तो बहरहाल वो एक थोड़े अरसे के लिए कोशिश थी और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ ऐसे जुड़े कि तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ़ उन्होंने एक बार दो बार जेल भी काटी, टॉर्चर बर्दाश्त किया और फिर जो आखिरी बार जब 9 मई के बाद जब उनकी बस हो गई थी और उसमें आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हो जाती है, ज़मानत के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है, बाहर जाते हैं, गाड़ी में देखते हैं कि पुलिस खड़ी हुई है, उनकी गाड़ी को रोक रही है और गाड़ी से उतरते हैं और दौड़ते अदालत के अंदर और दौड़ते गिरते हुए अदालत के अंदर जाते हैं, बना ले लेते हैं। और बहरहाल फिर ये होता है कि कुछ दिनों के बाद फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट कर देते हैं कि जी मैं फ़िलहाल सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ, और फिर उनको लाया जाता है एहतमाम के साथ इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मुसलसल चेहरा छुपा कर बैठे थे। मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी तो मुझे नज़र आ रहा था कि वो दिल से नहीं आए। और फिर मैंने उनके एक साबिक साथी से पूछा जो उनके उस वक्त भी करीब थे कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि जी वो राज़ी नहीं है लेकिन हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल बाद में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात थी जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर खान तरीन साहब के रस्म कुल पर, तो वहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप, और उससे मैंने अक्स कर लिया हुआ था कि फवाद चौधरी ने, एक तो था ना जबर आने के बाद बंदा कह दे कि यार कितने फंस गया जान छड़ा, तो फवाद चौधरी ने वो नहीं किया था। उन्होंने प्रेशर में आकर एक ट्वीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने इमरान खान के साथ उनकी जो एक हो गई ना क्या कहते हैं ताल्लुक़ जुड़ गया, या इमरान खान जो उनको पसंद आ गए, तो उससे वो पीछे नहीं हटे, नज़र आ रहा था। वो कहते नहीं यार इमरान खान ही है मुस्तकबिल की हकीकत, वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उसको अब काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी निकल गया हुआ है। तो फवाद चौधरी जो हैं दोबारा कुछ दिनों से उनके ट्वीट जो हैं वो बता रहे हैं कि जी वो पीटीआई की तरफ वापसी चाहते हैं। उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि सियासत करनी है तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से रहकर करनी है। इंतखाबात में उनके ख़ानदान के अंदर जो एक तनाज़ा खड़ा हो गया था उनकी एहलिया और उनके भाई का, वो भी सारे पुराने किस्से हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से फवाद चौधरी साहब जो है वो इमरान खान साहब की लाइन पर वापस आ गए। पार्टी में वापस होंगे, कब होंगे, अभी ये पीटीआई के अंदर डिस्कस चल रहा है कि जी जो लोग छोड़ कर गए थे उनमें से अगर कोई वापस आना चाहे तो उसको लिया जाए या ना लिया जाए।
अभी उसके ऊपर क्योंकि किसी ने बाज़ाब्ता वापस आने का ऐलान किया नहीं, लेकिन जब ऐसा कुछ होगा तो फिर किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा, ये तो अगर हम माजी को देखें तो फिर सबको लिया जाएगा सिवाय एक आध किरदारों को छोड़ के। नवाज़ शरीफ साहब जब 2007 में वापस आए थे तो उससे पहले वो कहते थे कि जिसने मुशर्रफ का साथ दिया, जिसने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा, मैं उसको पार्टी में वापस नहीं लूँगा। पार्टी का प्रेशर भी था, लेकिन जब वापसियाँ शुरू हुई तो फिर सारे वापस हो गए। दानियाल अजीज़ भी वापस हो गए, वो मेमन साहिबा जो थी ममारवी मेमन, वो भी वापस हो गई। जितने लोग भी थे, तलाल चौधरी थे, काफ़ी सारी लंबी एक फहरिस्त है, मैं क्या नाम गिनूँ, वापस हो गए। शेख रशीद को माफ़ी नहीं मिली। चौधरी बिरादरान भी काबिल कबूल थे, लेकिन उनके अपने इशूज़ थे कि वो नहीं मुस्लिम लीग नून में ज़म होना चाह रहे थे। तो बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब उसी तरह मुस्लिम लीग अपना PTI में वापस जा सकते हैं, चले जाएंगे। उन्होंने मेरा ख्याल है ख़ुद फैसला कर लिया है, लाइन बना ली है, और उधर से ग्रीन सिग्नल मिला होगा तभी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और वो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि जेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रायल के दौरान इमरान खान से मिला तो एहसास हुआ वो और वापस 15-14 की फ़िटनेस लेवल पर है। हमारी आधी क्रिकेट टीम से ज़्यादा फिट है, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ लंच करते हैं, रात को दलिया खाते हैं। उमूमन ऐसा ईमान और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाला शख्स नहीं देखा। किस पर क्या बीती उन्हें सब इल्म था, उनको मिलकर नया हौसला मिला। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जेल में इमरान खान साहब और असद उमर साहब का आमना सामना हुआ था, तो असद उमर साहब को इमरान खान साहब ने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू भी हुई है और उन्होंने बताया है कि किस किस के साथ क्या क्या बीती। यानी फवाद चौधरी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है कि जी वापसी जैसे ही हालात साजगार होंगे वापस आ जाइएगा, आपकी अपनी पार्टी, आपका अपना घर है। अच्छा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही थी कि जो उनकी वालदा का स्कूल, उसके लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और मतलब तरह तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात थे। और क्योंकि बाबर सत्तार साहब उन 6 जज साहिबान में थे जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि मुदाखलत हो रही है अदालतों के अंदर। अब उसका तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने ख़ुद भी फैसला कर लिया है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे थे कि जनाब अदालतों के अंदर तो मुदाखलतें नहीं हो सकती, नहीं होने देंगे। तो बहरहाल वो सारे मामलात के पस मंज़र में ये सारी चीज़ें थी और उन्होंने जो थी 16 MPO के तहत लोगों को जो गिरफ़्तार करके नज़रबंद किया जाता था उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने अच्छे खासे फ़ैसले दिए। तो लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो अपना उनको बदनाम करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी गई थी, ये बिल्कुल उसी तरह की मुहिम थी। मैंने इसलिए उस पर बात नहीं की, मेरे पास चीज़ें ज़ाहिर आ रही थी, लोग यार दोस्त जो बातें हम बैठ कर रहे होते थे उसमें थी कि ये है बाबर सत्तार का, ये है ग्रीन कार्ड और फ़लाँ तो फ़लाँ। बहरहाल उसमें फिर मैंने नहीं किया कि यार एक सिटिंग जज है और ये बिल्कुल उसी तरह की हरकत हो जाती जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ के मामले पर थी। उनकी बच्चों की प्रॉपर्टीज़, एहलिया की प्रॉपर्टीज़ निकाला रगड़ा जा रहा था, रेफरेंसेस, बदनाम करना। इमरान खान के सारे ट्रोल्स पीछे पड़ गए, वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे। मुझे लगा कि नहीं यार, इस तरह नहीं होना चाहिए। बाबर सत्तार के जो फ़ैसले हैं अदालती, उनमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद, जिस तरह उमरता बंदयाल के फ़ैसले, जिस तरह अभी भी कई जज बैठे हुए हैं उनके ऐसे फ़ैसले जिनका नज़र आता है पॉलिटिकल टिल्ट, तो मुझे कोई बाबर सत्तार के फ़ैसलों से, जस्टिस बाबर सत्तार के फ़ैसलों से कोई ऐसा टिल्ट नज़र नहीं आया। जब वो अपना वकील थे, जब वो रेगुलर आर्टिकल लिखते थे, तो उसमें भी वो कोई प्रो इमरान नहीं रहे कभी भी। ये नहीं हो सकता कि अगर एक इदारे जो हैं वो कोई गैर कानूनी काम करे और उसको कोई अगर जज रोके तो फिर वो जज प्रो इमरान हो गया, ऐसा नहीं होता। ये तो अजीब व गरीब किस्म के हम तकसीम में पड़ गए। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया है। उन्होंने कहा कि झूठा और बदनाम करने का जो उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर दी गई है और बाबर सत्तार जो है वो अपना उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी फैमिली के जज बनने से पहले वो सारे के सारे अपने उन्होंने बता दिया था। वो नेशनल अपना सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने वो वहाँ से वो डिग्री हासिल की हार्वर्ड से। और फिर ये कि जी वो अपना उनकी फैमिली जो है वो यकीनन अमेरिकन शहरी हैं, उनकी बीवी बच्चे, लेकिन जब से वो जज बने तो सारे पाकिस्तान आ गए
और जज साहब के मुतालिक बताया गया कि उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया जा रहा है वो सारी की सारी वो जज बनने से पहले उन्होंने बता दी थी, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। तो ये मतलब अगर ये सारा कुछ वो पहले ऑन रिकॉर्ड ला चुके हुए हैं, वो बता चुके हुए हैं कि उनके पास ग्रीन कार्ड है और बग़ैर वीज़ा के वो अमेरिका आते जाते रहते हैं, तो फिर और ये सारा कुछ अगर अदलिया के रिकॉर्ड पर है तो फिर ये मुहिम इस तरह की नहीं चलनी चाहिए। हम छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए इदारों को इस तरह कमज़ोर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ख़तरनाक चीज़ें होंगी। तो बहरहाल इससे एक चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि कुछ इदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि जी जो बाबर सत्तार साहब हैं वो ऑडियो लीक्स वाला केस ना सुने। तो नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर एक जज टारगेट हो रहे हैं, और ऑडियो लीक्स वाले मामले में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि वो ऑडियो रिकॉर्ड क्यों की जा रही है किसी की। हाँ, उसके बाद ये है कि कोई साजिश हो रही है तो उसके ऊपर भी चीज़ें देखनी चाहिए। तो बहरहाल अब वो ऑडियो लीक्स वाले मामले पर भी वो मोहतरम उमरता बंदयाल साहब स्टे दे गए थे लामहदूद। तो बहरहाल अच्छा जी, अब जो बड़ा मामला है ना वो ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आबादी है ना वो परेशान है, बेचैन है, मुस्तरब है, एक लावा पख रहा है। जो तहरीक इंसाफ जो तहरीक उठाना चाह रही है वो कुछ भी नहीं होगी उस लावे के सामने। वो अगर लोग सड़कों पर आ गए तो संभाले नहीं संभाले जाएंगे। जो निगरान हुकूमत थी बेड़ा गर्क करके चली गई, चाहे वो पंजाब की चाहे वफाक की, तबाही करके चली गई। और इस वक्त कोई भी हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीद रही। निगरान हुकूमत को पता था कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होने जा रहा है और उन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट की, मंगवाई, गोदाम भर दिए, जहाज़ खड़े हुए हैं अपना पोर्ट पर, किसान कटाई करके बैठा हुआ है। ना सिंध में गंदम खरीदी जा रही है, ना पंजाब में गंदम खरीदी जा रही है, दो बड़े सूबे। और कल हम थे अपना इस्लामाबाद में तो एक दोस्त ने बताया कि सूरत हाल बहुत बुरी है और 3000 फिर 3000 से 2700 पे, फिर अगले घंटे के बाद पता चला उनको फ़ोन आया कि तो अब 2600 में भी गंदम कोई नहीं ले रहा। तो किसान क्या करेगा? मसला सिर्फ एक क्रॉप का नहीं है। ये जो बाबू बैठे होते हैं ना, जो मतलब उन्होंने गंदम मंगा दी 20 लाख टन, अच्छा उस 10 लाख टन जो है वो आ गई बाहर से, और नहीं बल्कि मुख्तलिफ हैं, कुछ 10 लाख 20 लाख 30 लाख टन मुख्तलिफ औकात में। अच्छा, उसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स लगे और बिलियन ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पता था कि अपनी गंदम, सस्ती गंदम आ रही मैदान मार्केट में ना, 5000 6000 की भी अगर हम अपने किसान से गंदम खरीदेंगे तो वो महंगी नहीं है। हम लोगों को सब्सिडाइज कर दें। वजह यह है कि किसान के पास पैसा जाते ही वो एक हाथ के बाद दूसरे हाथ, दूसरे हाथ के बाद तीसरे हाथ, फिर चौथे हाथ वो मार्केट में आ जाता है। इकॉनमी उठ खड़ी होती है। किसान कभी भी स्टोरेज नहीं करता, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता, कभी भी वो पैसा बैंकों में नहीं रखता। उसके पास पैसा आता है, ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्यूबवेल लगवाएगा, अगले फसल की तैयारी करेगा, कपड़े खरीदेगा, बच्चों की शादियां करेगा, इस तरह घर बनाएगा, तो पैसा मार्केट सर्कुलेट होता है। बहुत बड़े बड़े जागीरदार जो है ना वो जाकर कहीं वो पैसा बैंकों शोकों में संभाल के रखते हैं। मेजॉरिटी किसान जो है 90% उसका पैसा उसके हाथ आते ही अगले हाथ चला जाता है और फिर घूमता 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 जाता है और ख़जाना जो है उससे मार्केट तेज़ी से चल पड़ती है। अब मसला ये है कि कुछ लोग, कुछ दानिश्वर ये कहते हैं कि जी हुकूमत कहाँ रखे गंदम खरीद कर, तो भाई किसान किधर रखे। अगर हुकूमत किसान से गंदम खरीदेगी तो अगली फसल होगी, वरना नहीं होगी। जब अगली फसल नहीं होगी तो एक फसल ख़राब कर दी और फिर एक सर्कल अपना एक शुरू हो जाएगा, एक सर्कल, और वो ऐसा सर्कल होगा जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। गंदम के रेट ना मिलने से, पैसा ना मिलने से किसान मकरूज़ है। किसान ना यूरिया वाले को पैसा दे सकता है, ना DAP वाले को, ना डीज़ल वाले को, ना जिसके साथ उसका रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए उसका विहार है, ना उसको पैसे दे सकता है। तो किसान तो मकरूज़ है। और अगर किसान अपना कर्जा उतारने के लिए 2000 रुपये भी गंदम किसी को दे दे, अगली फसल कर्जे उतारेगा, अगली फसल नहीं करेगा। अंजाम क्या है? अंजाम ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पाकिस्तान घाटे में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। और ये बाबू बेशरम बैठे हुए और फिर जो कुछ कर गए पिछले हमारे हुक्मरान बेशरम ही कहूँगा ना, कि पता था कि बम्पर क्रॉप हो रही है और उन्होंने कर दिया अपना गंदम जो है वो इम्पोर्ट कर दी उनके बाबुओं के कहने पर, जिसने भी किया।
और चारों सूबों में और ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब की हुकूमत को शर्म करनी चाहिए कि भाई किसान से गंदम उठाएं। किसान से गंदम नहीं उठाएंगे तो फिर टके टोकरी हो जाएगा पाकिस्तान, फिर कोई अगली फसल नहीं उगा सकेगा, बहुत बुरा हाल होगा। लिहाजा किसान को इस मुसीबत से निकालें। किसानों ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल तक गंदम नहीं खरीदी जाती पंजाब में तो फिर वो दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिर आपने हमेशा देखा हुआ है, लाहौर में आते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर भी होता है, तशद्दुद भी होता है, रो पीट के बेचारे चले जाते हैं, लेकिन एक ख़तरनाक किस्म की अदम इस्तेहकाम उससे जन्म लेगा, मुआशी भी और सियासी भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।